नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जिसका नाम है नॉलेज भाई जी पर। और मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर कुलदीप सिंह। आज हम इस दोस्तों वीडियो में कॉन्ट्रैक्ट के पर्पस और इवोल्यूशन को दोस्तों समझने वाले हैं। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है अगर आप इसको पेपर की दृष्टि से देखें। ये काफ़ी बार दोस्तों ये क्वेश्चन जो है 20 नंबर में पूछा गया है और इसको कम्बिनेशन में पूछा जाता है। जैसे कभी किसी बार पर्पस एंड स्कोप को पूछ लेगा, कभी पर्पस स्कोप एंड इवोल्यूशन को पूछ लेगा, कभी खाली स्कोप को पूछ लेगा, नेचर को पूछ लेगा। तो इन सब का मिक्सिंग करके दोस्तों ये टॉपिक दिया जाता है। ये टॉपिक अभी तक दोस्तों यूट्यूब पे मेरे ख्याल से किसी ने भी, कोई जो टीचर होते हैं वो कवर नहीं कराते, पर मैं इसको भी कवर करा के चल रहा हूँ क्योंकि ये काफ़ी जो है लेंदी है और रटने वाला दोस्तों इसमें थोड़ा सा प्रोसेस ज़्यादा है। इसमें कुछ समझाने वाला कम है, पर मैं इसको भी दोस्तों आपको क्लियर करके चलूँगा। जो भी विद्यार्थी दोस्तों इस पे नए जुड़े हुए हों, जिन्हें अभी तक इस चैनल पे जो आज पहली बार आए हैं, वो एक बार दोस्तों इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें, ताकि इस प्रकार की यूज़फुल वीडियोज़ का दोस्तों नोटिफिकेशन सबसे पहले दोस्तों आपके पास आए। तो आज हम दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के दोस्तों पर्पस क्या हो सकते हैं, क्या क्या पर्पसेस हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए। तो वो हम पर्पस को डिस्कस करने वाले हैं। आज हम उस पर्पस को एक बार दोस्तों देखने वाले। तो जब भी किसी भी दो पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है तो उस कॉन्ट्रैक्ट का उद्देश्य क्या हो सकता है, क्या उसका पर्पस हो सकता है। तो जैसा कि इसमें मैंने पहले दिया हुआ है, सबसे पहला जो पर्पस हो सकता है वो लीगल ओब्लिगेशंस को क्रिएट करना हो सकता है, कि आप दोस्तों दोनों पार्टीज को लीगली बाइंड करेंगे किसी काम को करने के लिए। सपोज करो ए और बी में दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। ए अपना घर बेचना चाह रहा है, घर, और बी इसको दोस्तों 2 करोड़ रुपए में खरीदना चाह रहा है। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद दोनों ये लीगली बाइंड हो जाते हैं कि अपना घर इसको ट्रांसफर करेगा और ये 2 करोड़ रुपए इसको देगा। तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो पहला पर्पस होता है वो लीगल ओब्लिगेशंस को क्रिएट करना होता है। इस पॉइंट को आप थोड़ा इलोबरेट कर सकते हैं अगर ये आपसे पूछा जाए। मोस्टली अगर ये खाली पर्पस के बारे में दोस्तों इसमें पूछा जाता है तो शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, उसमें आप शॉर्ट में थोड़े थोड़े पॉइंट बना के इन 4 पॉइंटों को थोड़ा इलोबरेट करके लिख सकते हैं। दूसरा, स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस। कॉन्ट्रैक्ट जो है स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ बिजनेस के लिए भी दोस्तों काफ़ी हेल्पफुल होता है, क्योंकि हम इसमें जो इसकी टर्म्स एंड कंडीशन है, जो भी इसकी T&C है, टर्म्स एंड कंडीशन है, उसको हम पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि ये रूल्स हम फॉलो करेंगे, ये सेट ऑफ रूल्स रहेंगे जिनके ऊपर हम बात करेंगे, ऐसे ऐसे काम किया जाएगा। तो उसकी वजह से ये प्रॉपर फंक्शनिंग या स्मूथ फंक्शनिंग को बिजनेस की इंश्योर करता है। दूसरा जो इसका पर्पस हो गया वो ये है। तीसरा दोस्तों जो इसका पर्पस होता है टू गेट रेमेडी। अगर मान लो कोई पार्टी ब्रीच करती है, सपोज करो कोई पार्टी अगर कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर देती है, तो इस केस में जो इंजर्ड पार्टी है, जिसकी वजह से दूसरे को नुकसान हुआ है, वो पार्टी जो है कोर्ट में जा सकती है, सूट फाइल कर सकती है और रेमेडीज को दोस्तों क्लेम कर सकती है। तीसरा जो इसका पर्पस है वो ये है। अब हम चौथे पर्पस को डिस्कस कर लेते हैं, कि टू सर्व एज अ रिकॉर्ड। दोस्तों कॉन्ट्रैक्ट 2 फॉर्म का होता है। कॉन्ट्रैक्ट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। तो जो रिटन कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उनको आप रिकॉर्ड की तरह भी सर्व कर सकते हैं। मान लो कि किसी आदमी ने कोई कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच कर दिया और वो कॉन्ट्रैक्ट जो है लिखित में है, तो आप उसको कोर्ट में लेके जा सकते हो, कोर्ट में एज ए रिकॉर्ड दिखा सकते हो कि इसने मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था, ये अपनी शर्तों को पूरा नहीं कर रहा। तो उस समय वो रिकॉर्ड या एक एविडेंस के रूप में भी दोस्तों काम आएगा। तो ये इसका दोस्तों चौथा चौथा पर्पस होता है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने का। तो दोस्तों ये थे इसके पर्पसेस, जो कई बार शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में पूछ लिए जाते हैं, जो मैंने
बारीकी से समझाने की कोशिश किया। तो एक बार देख लेते हैं। दोस्तों इसको हम एक्रोनियम के माध्यम से याद भी कर सकते हैं। ROBR, रोबर। आर का मतलब दोस्तों सबसे पहले आप याद कर सकते हो रेमेडी। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करोगे तो आपको रेमेडी मिलेंगी। कुछ ओब्लिगेशंस, लीगल ओब्लिगेशंस क्रिएट करेगा कोई भी कॉन्ट्रैक्ट। बी मतलब बिजनेस, वो बिजनेस को बढ़ाने में आपकी मदद करेगा, उसके फंक्शनिंग में दोस्तों आपकी मदद करेगा। एंड आर फॉर रिकॉर्ड, उसको आप रिकॉर्ड के रूप में भी दोस्तों सर्व कर सकते हैं। तो ROBR ये एक्रोनियम है जिसके माध्यम से दोस्तों आप जो है इसको याद कर सकते हैं। एक्रोनियम है जिसके माध्यम से आप इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों चलते हैं इसका इवोल्यूशन कैसे हुआ। कैसे दोस्तों ये जो कॉन्ट्रैक्ट है इवोल्व हुआ, कैसे कैसे बन के आया। क्या कॉन्ट्रैक्ट हमारी जो इससे पहले वैदिक काल था या मिडिवल पीरियड था, कि उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट होता था तो किस रूप में होता था या पाया जाता था, या उससे क्या सिमिलर कॉन्ट्रैक्ट हमें एंशिएंट टाइम में देखने को मिलते हैं, उनके बारे में दोस्तों थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले देखेंगे वैदिक पीरियड में या मिडिवल पीरियड में, मध्यकालीन युग में किस प्रकार का हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट का लॉ होते थे तो कैसे होते थे देखेंगे। ड्यूरिंग द एंशिएंट और मिडिवल पीरियड ह्यूमन हिस्ट्री देयर वाज नो जर्नल कोड। उस समय कोई जर्नल कोड नहीं होते थे कॉन्ट्रैक्ट के, पर हाँ कॉन्ट्रैक्ट जैसे जो प्रिंसिपल्स हैं वो हमें देखने को मिलते हैं किसमें, हिंदू लॉ में। वो भी किसके अंदर, वेदास के अंदर, वेद के अंदर, धर्मशास्त्र के अंदर, स्मृतिस के अंदर और श्रुतिस के अंदर दोस्तों इसके बारे में, सिमिलर चीज़ों के बारे में, कॉन्ट्रैक्ट से मिलती जुलती चीज जैसी हैं वैसी वहाँ पे डिस्कस की गई हैं। द रूल्स गवर्निंग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ पार्ट ऑफ लॉ इसका व्यवहार मुखा। जो रूल्स थे जो कॉन्ट्रैक्ट को करते थे वैदिक काल में, उनको हम व्यवहार मुखा के नाम से जानते हैं। स्टडीज ऑफ स्मृतिस, अगर हम स्मृतिस को स्टडी करें, स्मृतिस के पढ़ें तो रिवील करता है, वो दर्शाता है कि कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वो ओरिजिनेट हुआ है वैदिक पीरियड से। कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, वो वैदिक पीरियड से ही ओरिजिनेट हुआ है। वैसे ही टॉपिक्स जैसे कि टुडे में जैसे कि हम बात करते हैं डेप्ट की, डिपॉजिट की, प्लेज की, सेल्स विदाउट ओनरशिप की, मोर्टेज की, गिफ्ट की, ये सारे कॉन्सेप्ट दोस्तों उस समय भी मेंशन किए गए हैं स्मृतिस के अंदर। तो आप कह सकते हो कि कॉन्ट्रैक्ट जो है लंबे समय से वैदिक काल से चला आ रहा है, पर उस समय भी कोई मतलब ये ऐसे कोई लिखित नहीं था, पर ये उस समय भी हो रहा था। एज मेंशन इन मनुस्मृति, जैसा कि मनुस्मृति में मेंशन है, द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कंडीशन ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लिए फर्स्ट और फॉरमोस्ट कंडीशन क्या होती है कि उसमें जो पार्टीज हैं वो कॉम्पिटेंट होनी चाहिए। जो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करनी चाह रही हैं वो सिमिलर कॉन्सेप्ट हम सेक्शन 11 में अपना देख सकते हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर, जिसके बारे में बताया गया है कि पार्टी साउंड माइंड की होनी चाहिए, वो मेजर होनी चाहिए। ठीक है, कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए जो लॉ के द्वारा प्रोहिबिट किया हुआ। तो ये सारी चीजें उस समय भी मनुस्मृति में डिस्कस की गई हैं, जो इस समय हमारे सेक्शन 11 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में जिसका हम जिक्र देखते हैं। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देख लेते हैं। ऐसे ही दोस्तों जो नारद स्मृति है, नारद स्मृति, इसमें भी कॉम्पिटेंट पर्सन्स को 3 कैटेगरी के अंदर कैटेगराइज किया गया है, 3 कैटेगरी में बांटा गया है कि कोई भी जो कॉन्ट्रैक्ट है वो या तो किंग बना सकता है, या कोई वैदिक टीचर बना सकता है, वैदिक गुरु बना सकता है, या वो हेड बना सकता है ऑफ हाउस होल्ड का। जब ये नारद स्मृति चलती थी उस समय जो महिलाएं होती थी या सर्वेंट होते थे उनको तुच्छ माना जाता था, वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकते थे। किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को एंटर करने के लिए घर का हेड ही उसमें एंटर कर सकता था, या कोई किंग कर सकता था, या कोई वैदिक टीचर जिसको वेदों का ज्ञान हो वो कॉन्ट्रैक्ट बना सकता था। वैसे ही हम
चंद्रगुप्त के अगर रीजन के बारे में, चंद्रगुप्त के जब समय था, जब चंद्रगुप्त गद्दी पर बैठे थे, तो उस समय भी हम बायलैटरल सिस्टम दोस्तों हम देखते हैं कि वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। मान लो सपोज करो कि आपको गेहूं बेचने हैं और मुझे चावल खरीदने हैं, तो आप मुझे चावल दे दोगे, मैं आपको गेहूं दे दूंगा। तो इस प्रकार का बायलैटरल सिस्टम वो एक तरह से कॉन्ट्रैक्ट ही था, पर जो इनफॉर्मल वे में हम वहां पर कर रहे थे। इनफॉर्मल वे में दोस्तों वो वहां पर हो रहा था। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट था, ये जो बायलैटरल सिस्टम था, वस्तुओं का आदान प्रदान, दूसरा व्यक्ति भी वस्तु लेके आएगा, पहला वस्तु भी, ये दो ग्रुप्स, दो आदमियों के बीच में हो सकता था, या फिर दो ग्रुप्स के बीच में हो सकता था, या एक आदमी या कुछ ग्रुप्स के बीच में ये हो सकता था। ऐसे ही यजुर्वेद के स्मृति में भी दोस्तों ये प्रोवाइड इसमें बताया गया है कि मान लो कि आप किसी कैटल के ऊपर लोन दिया जाता है। सपोज करो कि आप ए हो और ये एक बैंक है जिसने आपको लोन दिया। इसने आपको लोन दिया पशु खरीदने के लिए, ठीक है। आपने उससे एक पशु भी खरीद लिया दोस्तों, पशु भी आपने उससे खरीद लिया। अगर इस पशु से कोई प्रोजेंसी मतलब कोई ऑफस्प्रिंग या शिशु होता है, इसका कोई, इससे कोई प्रोजेंसी या कोई शिशु होता है, तो उसके ऊपर जो हक होगा वो जिसने लोन दिया है उसका हक होगा। मतलब इसका जो ऑफस्प्रिंग है वो दोस्तों, ये जिसने लोन दिया है, जिसने ऋण दिया है, उसके पास दोस्तों वो एज ए प्रॉफिट उसको रख सकता है। यह अधिकार दिया गया था यजुर्वेद स्मृति में। इसका दोस्तों डिस्कशन देखने को हमें मिलता है। ऐसे सिमिलरली राइट्स एंड ड्यूटीज जो होती हैं बेली की, बेलमेंट जब हम करते हैं, वो सिमिलर जो कॉन्सेप्ट है जो हमारे सेक्शन 151 152 में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दिया गया है, उसकी रूट हमें कात्यायन स्मृति में दोस्तों देखने को मिलती हैं, ठीक है। अब जो लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है दोस्तों, लॉ ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका मुस्लिम पीरियड के दौरान उस पर क्या प्रभाव पड़ा, कैसे उसमें चेंजेस आए, उसके बारे में थोड़ा हम डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि भारत में कई साल तक दोस्तों मुगलों ने राज किया है, मुस्लिम रूल रहा है। तो मुस्लिम रूल रहने की वजह से जो मुस्लिम विचारधाराएं हैं वो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत आई। उनके ऊपर उन्होंने काफ़ी दोस्तों ग्रेटली इन्फ्लुएंस किया, मतलब उन पर काफ़ी प्रभाव डाला। जो मोहम्मदन जुडिक्शन है उसमें रिकग्नाइज किया गया, ये थ्योरीज बनाई गई लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। ऐसे जो अरबी वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट का, अकद, उसका मीन्स होता है टाई या कंजक्शन, मतलब मिलाप, टाई कर लेना, समझौता कर लेना या कंजक्शन कर लेना, जो कि सिमिलर वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ठीक है। वैसे ही आप कर सकते हो प्रपोजल, जिसको हम इकबाल कह सकते हैं, इकबाल, एक्सेप्टेंस जिसको दोस्तों हम कह सकते हैं एक्सेप्टेंस को दोस्तों जैसे कि हम कह सकते हैं कि एक्सेप्ट कर लिया, या इसका दोस्तों मुझे एक वर्ड नहीं मिल रहा है, सिमिलर जैसे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के अदर्स, जैसे अकद दिया गया है वैसे ही अपना प्रपोजल भी इकबाल या इकरार करना, एक्सेप्टेंस में उसको स्वीकार करना, स्वीकार करने को ही स्वीकार करना, उसे स्वीकार करने को ही ऐसे इसमें अरबी भाषा में दोस्तों कुछ कहा जाता है, उसको मेरे माइंड से अभी स्लिप कर गया। तो ऐसे ही सिमिलर वर्ड, मीटिंग ऑफ माइंड एक्सेट्रा, ये सारे मुस्लिम लॉ में दी गई हैं जो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए होनी चाहिए। उन सभी के बारे में डिस्कशन मुस्लिम लॉ के में भी किया गया है, जैसे कि वैलिड पॉइंट्स हैं अपने। मैं एक बार इसको एक बार दोबारा से बता देता हूँ दोस्तों। जैसा कि मैं बता रहा था
कि हमारे देश में काफ़ी समय तक मुस्लिम्स ने दोस्तों रूल किया है। तो मुस्लिम रूल्स की वजह से हमारा जो नेशन है वो ग्रेटली इन्फ्लुएंस हुआ है इस्लामिक नोशंस के, इस्लामिक विचारधाराओं से काफ़ी प्रेरित रहा है। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें मोहम्मद जुरिडिक्शन का काफ़ी दोस्तों प्रभाव पड़ा है। ऐसे ही कुछ सिमिलर वर्ड्स हैं अरबी के जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ गए हैं, अकद या फिर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो जरूरी होते हैं, जैसे प्रपोजल, एक्सेप्टेंस, मीटिंग ऑफ माइंड एक्सेट्रा। इन सभी को रिकग्नाइज किया गया है मुस्लिम लॉ से। हमने इनको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दोस्तों इसको स्वीकार किया है इनकी। ठीक है, अब लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोस्तों कैसा था? लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कैसा था ब्रिटिश पीरियड के दौरान? हम जानते हैं कि जब ब्रिटिश राज था तो उस समय जो इंडिया था दोस्तों वो दो पार्ट्स में, दो ग्रुप्स में डिवाइड था, हिंदू और मुस्लिम्स। तो उस समय जो रूल्स ब्रिटिशर आए तो वो अपने जो कॉमन रूल था उसके हिसाब से रूल करने लगे। फिर उन्होंने क्या किया कि आफ्टर द अमेंडमेंट एक्ट 1781, जिसको हम एक्ट ऑफ सेटलमेंट के नाम से भी जानते हैं, उसके बाद जितने भी इनहेबिटेंट थे कलकत्ता के वो सारे सुप्रीम कोर्ट की जुरिडिक्शन के अंदर आ गए थे। और जो उनको ट्रायल किया जा रहा था वो डिफेंडेंट के पर्सनल लॉ के हिसाब से उनको ट्रायल किया जा रहा था। जैसे हिंदू को जो ट्रायल कराया जा रहा था वो अकॉर्डिंग टू हिंदू लॉ, और मुस्लिम को जो ट्रायल किया जा रहा था वो अकॉर्डिंग टू मुस्लिम लॉ, मतलब डिफेंडेंट के लॉ। मान सपोज करो कि एक ए है एक बी है, ए मान लो हिंदू है और बी मुस्लिम है, ये प्लेंटिफ है, ये डिफेंडेंट। अगर मान लो हिंदू और मुस्लिम दो आदमियों ने, मतलब दो आदमियों के बीच में कुछ मतभेद है, तो इस केस में जो ट्रायल किया जाएगा वो डिफेंडेंट के लॉ के हिसाब से, मतलब मुस्लिम लॉ के हिसाब से उसके ऊपर ट्रायल किया जाएगा। अगर दो आदमियों के बीच में मतभेद है, अगर उनको सुलझाना है, तो इसमें भी जो डिफेंडेंट का जो दोस्तों पर्सनल लॉ है उसके हिसाब से दोस्तों इसमें ट्रायल उसका होगा। ये बात अमेंडमेंट एक्ट 1781 में दोस्तों इसका डिस्कस की गई है। उसके बाद दोस्तों एक नीड फील हुई कि एक यूनिफॉर्म सिस्टम होना चाहिए लॉ के लिए, जो कि पूरी कंट्री, वोल कंट्री पे हम अप्लाई कर सकें। इसी एम को मद्देनजर रखते हुए चार्टर एक्ट 1883 में एक स्पेशल प्रोविजन बनाया गया और एक लॉ कमीशन का गठन किया गया, जिससे कि पूरे इंडिया के अंदर एक कॉमन लॉ अप्लीकेबल हो सके। तो लॉ कमीशन एक सेकंड रिपोर्ट जो थी उसकी बेस पे दोस्तों जो है वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए समर्पित है। वो कॉन्ट्रैक्ट के लिए उन्होंने सेकंड जो रिपोर्ट थी वो कंसर्न थी कॉन्ट्रैक्ट को लेकर। ठीक है, तो जो लॉ कमीशन है उसने कॉन्ट्रैक्ट को ड्राफ्ट किया जुलाई 1866 में, 1866 में दोस्तों इसको ड्राफ्ट किया। उसके बाद इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट की गई, मल्टीपल टाइम्स अमेंडमेंट की गई, और इसको फाइनली अडॉप्ट कब किया गया लेजिस्लेचर के द्वारा 1872 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, जिसको हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के दोस्तों नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार दोस्तों ये जो जर्नी थी ये हुई कॉन्ट्रैक्ट को बनने से लेकर। तो ये दोस्तों ये आप इस स्लाइड्स को देखकर, इन वीडियोस को देखकर अपने पॉइंट्स बना सकते हैं। मैंने इसमें सारे पॉइंट्सों को जो बिल्कुल आसान और आराम से समझने वाली भाषा है उसमें डिस्कस किया है, ताकि आप जो इन पॉइंट्स को ऐसे के ऐसे भी लिख के आएंगे तो आप एक अच्छा स्कोर दोस्तों वहाँ पर कर जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये वीडियो दोस्तों यहीं पर समाप्त होती है, और हम इस प्रकार की यूज़फुल वीडियो दोस्तों आपके लिए लेकर आते रहेंगे। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। और जिन्होंने भी अभी तक इसको लाइक नहीं किया दोस्तों लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब तो दोस्तों अवश्य करें, क्योंकि आपका ये सब्सक्राइब ही है जो हमें दोस्तों मोटिवेट करता है कि हम इस प्रकार की यूज़फुल वीडियो दोस्तों आपके लिए लेकर आते रहें। ठीक है, धन्यवाद।